8 से 10th क्लास तक आते आते क्लियर हो गया था कि मुझे टीचिंग प्रोफेशन में कि जैसे आप दिन में शुरू करते थे पढ़ना, तो क्या पढ़ते थे, पेपर 1 कैसे मैनेज करते थे, पेपर 2 कैसे, और पूरे वीक के अंदर किस तरीके से पढ़ते हुए चलते थे? मुझे लग नहीं रहा था कि इस बार भी नेट होगा। अच्छा, क्योंकि मेरा पेपर 1 मुझे लगा कि बहुत खराब गया, लेकिन फिर भी पेपर 1 में मेरे 35 क्वेश्चन ठीक थे। मेडिवल में थोड़ा इंटरेस्ट कम होता था, तो उसकी क्लास भी कई बार मैं स्किप कर देती थी बीच में, लाइव क्लास। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, उसे आप स्किप नहीं कर सकते, वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टेस्ट बुक सुपर कोचिंग। तो आज टॉपर सेशन के अंदर हम बात करने वाले हैं स्मृति चौबे से। उनके बारे में जानेंगे, उनकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के बारे में जानेंगे, किस तरीके से उन्होंने यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया। सो वेलकम स्मृति। थैंक यू सर। कैसा फील हो रहा है एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के बाद? अच्छा लग रहा है सर, स्पेशली आपको सामने देख के बहुत अच्छा लग रहा है। जब रिजल्ट आया था तब कैसा फील हुआ था? बहुत अच्छा लगा था, पहले तो बिलीव नहीं हो रहा था। एग्जामिनेशन फाइनली एग्जामिनेशन क्वालिफाई हो गया। चलिए, बहुत। और फिर आपने पेरेंट्स को बताया तो उनका क्या रिएक्शन था? पेरेंट्स बहुत खुश थे। ओके। स्पेशली माय ग्रैंड पेरेंट्स, उनका बहुत सपोर्ट था। चलिए, बहुत बढ़िया। तो स्मृति, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, कहाँ से आप आते हैं, कहाँ से आपने ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन, और फिर आपने प्रिपरेशन क्यों करना शुरू किया ये? सर मैं नेटिवली वाराणसी से बिलोंग करती हूँ, ठीक है। और मेरी अपब्रिंगिंग लेकिन यूपी और दिल्ली दोनों जगह हुई है। मैंने अपनी जो 10th तक की एजुकेशन है वो दिल्ली के बदरपुर बॉर्डर स्टैनफोर्ड स्कूल से करी है, स्टैनफोर्ड कॉन्वेंट स्कूल। और उसके बाद मैंने +2 सर्वोदय कन्या विद्यालय जंगपुरा से करी है। देन आफ्टर दैट मैंने अपनी ग्रेजुएशन भी एनसी वेब से करी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी। और फिर मैंने अपनी पीजी भी एनसी वेब से ही करी है। और उसके बाद फिर मैंने जब मैं अपना पीजी की प्रिपरेशन कर रही थी, मतलब इतना क्लियर था कि टीचिंग लाइन में ही जाना है, तो मैंने बीएड का भी एंट्रेंस दिया था, बट समहाउ वो नहीं क्वालिफाई हो पाया। तो फिर जब मैंने पीजी करना स्टार्ट किया, तो उस टाइम पे लगता था कि प्रोफेसर बनना और यूजीसी नेट क्वालिफाई करना बहुत मुश्किल चीज़ होती है। लेकिन फिर प्रोफेसर्स जो थे वहाँ पर यूनिवर्सिटी में, उन लोगों ने काफ़ी गाइडेंस दिया और दोस्तों ने भी सपोर्ट किया। तो फिर मैंने नेट की प्रिपरेशन करी। ये मेरा सेकेंड अटैम्प्ट है। फर्स्ट अटैम्प्ट मैंने दिया था तो उस टाइम पे मैंने कोर्स नहीं परचेज़ किया था, तो मैं आपकी यूट्यूब सेशन देखती थी और मैं उससे पढ़ाई करती थी। तो उस टाइम पे मेरा क्वालिफाई नहीं हो पाया था, 150 मार्क्स बने थे। तो उसके बाद फिर मैंने अक्टूबर में कोर्स परचेज़ किया। फिर मैंने क्या कहते हैं, फिर पढ़ना स्टार्ट क्वालिफाई हो गया। हाँ, पहले अटैम्प्ट मतलब कोर्स लेने के बाद ही पहला अटैम्प्ट था। चलिए, बहुत बढ़िया स्मृति। तो मोटिवेशन क्या था कि मेरे को एकेडमिक्स में जाना है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है? सर मोटिवेशन मुझे मेरे घर से ही मिला था, क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर और उनके फादर ये टीचिंग प्रोफेशन में ही थे, मतलब प्रोफेसर नहीं थे, बट ये स्कूल में क्या कहते हैं टीचर्स थे, ठीक है। तो गवर्नमेंट के रिटायर्ड टीचर्स थे, तो उनसे मिला था गाइडेंस, इसलिए मुझे स्टार्टिंग में टीचर ही बनना था। शुरू से ही क्लियर था? हाँ, शुरू से, मतलब 8 से 10th क्लास तक आते आते क्लियर हो गया था कि मुझे टीचिंग प्रोफेशन में। काफी कम लोगों को क्लैरिटी होती है। बहुत सारे लोग होते हैं कि ग्रेजुएशन कर लेंगे तब भी नहीं कुछ पता होता कि हमें क्या क्या बनना है। नहीं तो, लेकिन जब मैंने बीएड बीच में लॉकडाउन लग गया था, तो मैंने उस टाइम बीएड की प्रिपरेशन की, तो उसके साथ मैंने कुछ और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिए थे, तो उसमें भी नहीं क्वालिफाई हुआ। पर एक मन में था कि अगर कुछ नहीं होगा तो फिर टीचिंग ही करेंगे। तो बीएड मैंने 2 बार दिया था, एंट्रेंस नहीं हो पाया, ठीक है। तो फिर उसके बाद फिर मैंने ये वाला क्या कहते हैं एग्जाम प्रिपेयर किया। तो पहले अटेम्प्ट में जब 150 मार्क्स बने, तो मैंने सोचा एक बार कोर्स लेके देखते हैं। तो फिर उसके बाद सर रिजल्ट आ गया, पहले रिजल्ट आ गया। बहुत बढ़िया। तो अपनी थोड़ा प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के बारे में बताइए, अपना दिन के बारे में बताइए, दिन एंड हफ्ता, कि जैसे आप दिन में शुरू करते थे पढ़ना, तो क्या पढ़ते थे, पेपर 1 कैसे मैनेज करते थे, पेपर 2 कैसे, और पूरे वीक के अंदर किस तरीके से पढ़ते हुए चलते थे? सर मतलब मैं मोस्टली लाइब्रेरी में पढ़ाई करती थी। घर पे उतना माहौल बन नहीं पाता है पढ़ने का, मेरे छोटे भाई बहन भी हैं, तो उतना नहीं परेशान करते हैं। हाँ, मैं बड़ी हूँ सबसे तो परेशान करते हैं, तो नहीं उतनी पढ़ाई मैनेज नहीं हो पाती है। तो मैं लाइब्रेरी जाकर पढ़ती हूँ, वहीं से स्टार्ट करती हूँ। तो सुबह 9 बजे तक, 9:30 तक मैं लाइब्रेरी पहुँच जाती हूँ। तो फिर जितना पिछली क्लास होती है आपकी, उसके नोट्स रिवाइज करती हूँ। फिर पेपर 1 के लिए तुलिका मैम और प्रीति मैम की क्लासेस होती हैं, फिर 2 बजे से आपकी क्लास होती है। तो क्लास देखना, क्लास के बाद पीडीएफ पढ़ना, नोट्स बनाना, ठीक है। और ट्राई करना कि क्या कहते हैं नोट्स पढ़ लें सारे, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास में आपसे डांट पड़ती है। आपको पड़ी डांट? एक बार पढ़ी है। मैंने आपसे पूछा था कि सर बूस्टर क्लास कब से स्टार्ट होगा, रिजल्ट आने के 10 दिन पहले, ठीक है। अच्छा। 12-15 फेब के आसपास पूछा था कि मैंने सर बूस्टर कब स्टार्ट होगा, क्योंकि रिजल्ट का वेट करते, रिजल्ट आया नहीं। तो फिर तुम बोल रहे थे पढ़ना नहीं है तुम्हें, फाउंडेशन खत्म नहीं करना, तो मुझे डांट पड़ी थी। अच्छा, आपने तभी शुरू किया था और शुरू करते ही आप बोल रहे थे कि बूस्टर नहीं, अभी सर, अभी फैब में, अभी रिजल्ट नहीं आ रहा था तब, तो मुझे लग नहीं रहा था कि इस बार भी नेट होगा। अच्छा, क्योंकि मेरा पेपर 1 मुझे लगा कि बहुत खराब गया, लेकिन फिर भी पेपर 1 में मेरे 35 क्वेश्चन ठीक थे। तो फिर आपने फाउंडेशन में ध्यान देना शुरू कर दिया? मैंने फाउंडेशन में ध्यान देना स्टार्ट कर दिया। मैंने आपसे ऑनलाइन क्लास के टाइम पे पूछा था, 2 बजे की क्लास थी आई थिंक, तुगलक्स चल रहे थे, तो मैंने आपसे पूछा था कि सर बूस्टर कब से स्टार्ट होगा, कह रहे रिजल्ट नहीं आया, नोटिफिकेशन नहीं आया, तो मैं बूस्टर की पढ़ी है।
अपना फाउंडेशन, मतलब हाँ। मेरा हमेशा स्टूडेंट्स को ये कहना होता है कि पहले आप फाउंडेशन अपने मजबूत हाँ। कीजिए, थ्योरी मजबूत कीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हाँ। तो बूस्टर के अंदर हम मेनली वही करते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। तो अभी हम जैसे मैं आपसे पूछता हूँ कि पेपर 1 है, उसके अंदर मुश्किल क्या लगता था आपको, और ऐसा क्या लगता था कि भाई चैलेंजिंग है? एज अ गर्ल कंप्यूटर साइंस में उतना इंटरेस्ट होता नहीं है। आईसीटी? हाँ, आईसीटी बहुत बेकार होता है, तो वो मैंने बहुत कम ही पढ़ा है, मतलब नहीं पढ़ा मैंने। और तो तुलिका मैम पढ़ाती थी, बाकी मैंने और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करी है, तो डीआई, मैथ और रीजनिंग वो थोड़ी ओके ओके ठीक है। तो एक वो टफ लगता था, दूसरा पीडी ही टफ लगता था। पीडी कितना भी पढ़ लो कि उसमें सवाल काफी कभी आजकल डायनामिक आने लगे हैं, ठीक है। जैसे अभी हमारे क्वेश्चन पेपर में आया था आर्टिफिशियल वेटलैंड का क्वेश्चन, तो वो आप कितना भी पढ़ाई कर लो तो वो बहुत स्टैटिक नहीं है, काफी डायनामिक क्वेश्चन होता है। पीडी हो गया, हायर एजुकेशन हो गया, और एक रिसर्च एप्टीट्यूड जो बहुत टफ लगता है, जो जल्दी समझ में आता नहीं है। तो लिखा मैम ऐसे बहुत अच्छे से पढ़ाती है, लेकिन फिर भी आप क्वेश्चंस ट्राई करते हो तो उतने क्वेश्चंस नहीं मुश्किल लगता है। हाँ। तो एक रिसर्च एप्टीट्यूड, आईसीटी और पीडी, ये 3 मुझे बहुत ज्यादा टफ लगते थे पेपर 1 में। लेकिन फिर भी आपने ओवरकम कर लिया उनको? हाँ, ओवरकम कर लिया, काफी हद तक कम कर लिया। क्लासेस देखती थी, उससे काफी हेल्प होती थी। ठीक है। एंड देन हिस्ट्री की तरफ चलते हैं, तो काफी वास्ट सब्जेक्ट है, डीप भी बहुत है, और नेट एग्जामिनेशन वो एग्जामिनेशन है कि आप कितनी भी ग्रेजुएशन के अंदर कितना ही पढ़ लो, पीजी में कितना पढ़ लो, लेकिन नेट के लिए जो आप पढ़ोगे वो तो नया ही पढ़ रहे होगे। तो उसको कैसे मैनेज किया आपने? उसके लिए सर ये था, मेरा मॉडर्न ठीक ठाक था, मैंने क्योंकि और एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करी थी। सबसे टफ जो मुझे लगता था वो मेडिवल लगता था, और स्पेशली उसमें जो रीजनल किंगडम्स होते थे, जो उसकी क्रोनोलॉजी आती थी, उसके लिए भी आपसे क्लास में डांट पड़ती थी कि क्या कहते हैं क्रोनोलॉजी याद करा करो, क्योंकि जब क्लास की स्टार्टिंग में क्वेश्चन होते थे, जो क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन होते थे, मेरे मोस्टली वो सही नहीं जाते थे। बहुत सारे परमार डायनेस्टी हो गई, करकोतिया डायनेस्टी हो गई, वो याद ही नहीं होती थी। तो क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन मुझे अभी भी बहुत टफ लगते हैं। इस बार भी पेपर में आए थे, तो मुझे नहीं पता कितने ठीक गए हैं, मैंने आंसर की पता ध्यान एग्जाम क्वालीफाई हो गया वैसे। जेआरएफ नहीं हुआ, नेक्स्ट टाइम जून अटेम्प्ट में जेआरएफ ट्राई करें। एस्पिरेंट की ये स्टेज होती है, पहले नेट होता है, पहले कुछ नहीं होता, फिर नेट होता है, फिर जेआरएफ होता है। हाँ चलिए, तो डीप सब्जेक्ट है, फिर उसको कैसे मैनेज करते थे? हिस्ट्री तो काफी डीप भी है। सर डीप है, वो एक इंटरेस्ट होता है, अगर आपका इंटरेस्ट आता है तो मैनेज होता है। जैसे मेडिवल में थोड़ा इंटरेस्ट कम होता था, तो उसकी क्लास भी कई बार मैं स्किप कर देती थी बीच में, लाइव क्लास, ठीक है। तो उसको मेडिवल इंटरेस्टिंग नहीं लगा? सब मेडिवल इंटरेस्टिंग, मेडिवल में जो रीजनल किंगडम्स होते थे उसको बहुत ज़्यादा मुझे लगता है याद करना पड़ता है। तो उसमें मैं जब याद करती थी, क्रोनोलॉजी याद नहीं हो पाती थी। बेसिकली जब आप कुछ पढ़ रहे होते हो, फिर आप टेस्ट देते हो, तो उसमें अगर आपके मार्क्स आते हैं तो वो आपका पढ़ने का मन करता है। मैं मेडिवल में जो टेक्स्ट बुक सीरीज में मार्क्स भी आते थे, मैं बार बार देती थी, तो मोस्टली उसमें रेड हो जाता था, कट ऑफ क्लियर नहीं होती थी, तो पढ़ने का मन नहीं करता था, ये चीज़ थी। और मुझे जो एंशिएंट हिस्ट्री थी उसमें गुप्ताज और वकाटकाज वाला पार्ट जो था वो थोड़ा टफ लगता था। उसमें आईवीसी और मॉडर्न एम्पायर जो था वो काफी अच्छे से आपने भी कराया था, कि सारे पिलर्स, एडिक्ट्स आपने अच्छे से पढ़ा दिए थे, तो वो अच्छे से क्लियर हो गए थे। गुप्ताज और वकाटकाज वाला जो था वो मेरा काफी टफ पोर्शन था। तो उसके लिए आपने कहा था कि उपेंद्र सिंह पढ़ने, आपने कहा था नोट्स भी पढ़ने, मेरे नोट्स सफिशिएंट है, लेकिन अगर आपके पास बुक है तो आप बुक भी पढ़िए। तो मैंने उपेंद्र सिंह ऑलरेडी पहले परचेज कर रखी थी, ग्रेजुएशन टाइम से थी हम लोगों के पास, तो उपेंद्र सिंह पढ़ रखी थी। मेडिवल के लिए आपने एक बार क्लास में जेएल मेहता की बुक दिखाई थी, तो मैंने वो भी परचेज कर ली थी, पर वो बहुत बल्कि बुक है, बहुत बल्कि, बहुत ज्यादा बल्कि बुक है। मैंने उसका मुगल आज तक कभी कंप्लीट नहीं पढ़ा। मैंने उसका दिल्ली सल्तनत वाला पार्ट पढ़ा है, जो उसका 3rd वॉल्यूम होता है वो पढ़ा है। मुगल्स मैंने एक आध बार शायद पढ़ा होगा, अकबर पढ़ा होगा, ध्यान से पढ़ा होगा, और औरंगजेब। उसके अलावा मैंने उसको बुक को 2nd वाली जो मुगल पार्ट है वो कभी खत्म नहीं हुआ। बल्कि बुक है और टाइम लग जाता है, वो बहुत ज्यादा बल्कि बुक है। तो तभी मैं हमेशा बोलता हूँ बच्चों को नोट्स के ऊपर फोकस कर लो, नोट्स इतने बड़े होते हैं, आप उन्हीं में आपका टाइम चला जाएगा। उम्मीद है आपने स्ट्रैटेजी अपनाई होगी। हाँ सर, नोट्स पढ़ते थे। क्लास खत्म होने के बाद पहला काम होता था कि पहले पीडीएफ को रीड आउट करना है, फिर उसके बाद नोट्स पढ़ना है, फिर नोट्स से क्या कहते हैं वो बनाने, क्या कहते हैं आपने खुद हैंड रिटन नोट्स बनाने, शॉर्ट नोट्स। हाँ, आप कहते थे कि पहले एक बार पूरे नोट्स पढ़ो, पहली बार में आप नोट्स नहीं बनाओ, ठीक है, क्योंकि आपके समझ में नहीं आएगा। तो पहले एक बार नोट्स को ऐसे गो थ्रू करते थे, फिर उसके बाद मैं सोचती थी 2 से 3.5 क्लास होती थी, फिर थोड़ा बहुत ब्रेक लेके 5 बजे स्टार्ट करती थी मैं पीडीएफ पढ़ना। फिर मैं चाहती थी कि रात तक मैं वो जो नोट्स होते हैं, जो भी आप टॉपिक पढ़ा रहे हो, उसे किसी भी तरह कंप्लीट कर सकूं, ताकि नेक्स्ट क्लास में समझ अच्छे से आए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, ये चीज। चलिए बहुत बढ़िया। तो आप बैलेंस कैसे करते थे पेपर 1 पेपर 2 को? दिन में कितना घंटा पेपर 1 को देना, कितना घंटा पेपर 2 को देना? सर वो डिपेंड करता है, जैसे कि अगर पेपर 1 में कोई ऐसा यूनिट चल रहा है, जैसे कि रिसर्च एप्टीट्यूड है, तो मैं उसको फिर ज़्यादा पढ़ती थी क्योंकि मेरा वीक है। और पेपर 2 में अगर मॉडर्न चल रहा है तो 1-2 क्लास अगर रह जाती थी तो मैं उसको बाद में कवर कर लेती थी। पर अगर मेडिवल चल रहा होता था तो मेरे लिए थोड़ा टफ होता था। एंशिएंट में अगर क्या कहते हैं रीजनल किंगडम्स होते थे या गुप्ताज वाला पार्ट होता था, तो फिर मैं उस पर ज्यादा ध्यान देती थी। ये इट्स डिपेंड कि चल कौन सा रहा है। अच्छा, टॉपिक कौन सा चल रहा है? हाँ, टॉपिक कौन सा चल रहा है इस पे डिपेंड करता है। मॉडर्न मुझे लगता था कि मैं मॉडर्न के जितने भी मॉक देती थी, जो वो सेक्शनल मॉक्स होते
होते हैं, तो उसमें मेरे मार्क्स अच्छे आते थे, तो मैं मॉडर्न की क्लास देख लेती थी, फिर नोट्स अगर 1-2 क्लास का इकट्ठा करके भी पढ़ती थी तो हो जाता था। रिसर्च एप्टीट्यूड में ये होता था कि मैम की एक बार लाइव क्लास देखने के बाद भी मुझे दोबारा क्लास देखनी पड़ती थी, वो थोड़ा टफ लगता है। वो पीडी हो गया, उसकी भी एक बार क्लास देखने के बाद पहले पीडीएफ पढ़ो, फिर समझ में नहीं आता था तो फिर एक बार दोबारा क्लास देखो, फिर नोट्स पढ़ते थे, ये चीज होती थी। तो डिपेंड करता है कि कौन सा यूनिट अभी मैं कर रही हूँ। और रिवीजन आपने कितनी बार किया? सर रिवीजन तो बहुत बार करा है। हाँ, ये की है की टू सक्सेस। अगर आप बोलोगे कि पूरी और उसके बाद भी ऐसा नहीं होता कि आप रिवीजन करो तो आपको सब कुछ याद हो, जैसे क्रोनोलॉजी कई बार याद नहीं होती है, वो वाली चीज होती है। रिसर्च एप्टीट्यूड में कई बार कंफ्यूजन हो जाती है, जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। पीडी में बहुत सारे क्वेश्चन और हायर एजुकेशन में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो करंट अफेयर से पूछे जाते हैं, उसमें कई बार गलत हो जाता है, ये चीज होती है। और मैथ्स और डीआई ओवर एंड ऑल ठीक ही लगती थी, वो हो जाते थे, मैथ्स और डीआई के क्वेश्चन हो जाते थे। डीआई में कभी कभी होता था जब डीआई बहुत लेंदी होती थी तो कुछ क्वेश्चन छूट जाते थे तो कट ऑफ रह जाती थी, अदरवाइज डीआई और मैथ्स ठीक से हो जाती थी। मेन प्रॉब्लम पेपर 1 में रिसर्च एप्टीट्यूड, आईसीटी और पीडी में होती थी, ये चीज थी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड मॉक टेस्ट कितने दिए आपने? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने हो पाते थे मैक्सिमम सारे करती थी, ठीक है। जो आप यूट्यूब पे सेशन लेते थे वो भी मैं अटेंड करती थी, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, उसे आप स्किप नहीं कर सकते, वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मतलब जितने करो उतने कम है, पिछले 5-6 साल के सारे कर लो, ठीक है। और पेपर 1 के लिए तो प्रीवियस ईयर बहुत जरूरी है, ताकि उससे आपको पैटर्न समझ में आ जाता है, ये चीज होती है। एंड मॉक टेस्ट, अब आप ऐसे मॉक टेस्ट देते थे कि पेपर 1 पेपर 2 कंबाइन करके जो 150 क्वेश्चंस है वो दिए? वो मैंने लास्ट में ही दिए थे, जब क्या कहते हैं शेड्यूल आ जाता है। जैसे कि अगर इस बार 10 तारीख को पेपर था तो मैंने 1 या 2 को देना स्टार्ट किए थे, मैंने 3-4 दिए थे एक साथ मिला। काफी है कंबाइंड, अगर आप दोगे इतने तो आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी। हाँ, 3 से 4 दिए थे। बाकी क्या कहते हैं जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाती थी उसके बाद में क्या कहते हैं प्रॉपर पीवाईक्यू देना स्टार्ट कर देती थी, जो आपका टेक्स्ट बुक ऐप है उस पे। चलिए, बहुत बढ़िया स्मृति, आपसे अच्छा लगा आपकी प्रिपरेशन जर्नी के बारे में जान के। जून 2025 के जो एस्पिरेंट्स है जो आपको देख रहे हैं, आप उनके लिए क्या एडवाइस देना चाहोगे? पहली एडवाइस ये है कि सिलेबस अपना बहुत अच्छे से देखिए, जो नेट का है। सिलेबस देखने के बाद आप पीवाईक्यू सॉल्व करिए सबसे पहले, ताकि आपको पता चले कि क्या कहते हैं अब तक बहुत बच्चों ने दिसंबर वाला भी अटेम्प्ट दिया होगा, तो पहले आप ये चेक करिए कि पीवाईक्यूज देने के बाद आपको अभी कितना आता है, ठीक है, ताकि आपको ये पता चले कि आपका वीक एरिया कौन सा है, स्ट्रॉन्ग एरिया कौन सा है। जैसे कि जब मैंने पीवाईक्यू दिया तो मुझे ये समझ में आया कि मॉडर्न हिस्ट्री मेरी थोड़ी ठीक है, एंशिएंट भी ठीक है, मेडिवल में मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है, स्पेशली जो रीजनल किंगडम्स होते हैं। एंशिएंट में गुप्ताज वाले एरिया पे मुझे थोड़ा काम करने की जरूरत है। आईबीसी ठीक है, मौर्यन एम्पायर ठीक है, तो ये चीज़ देखनी है। पहले पीवाईक्यूज दीजिए अच्छे से, फिर ये डिसाइड करिए कि कौन से यूनिट आपके बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं वीक हैं, तो पहले वीक यूनिट्स को पढ़िए, ताकि एग्जाम एकदम करीब आते टाइम आपको ये ना लगे कि वीक पार्ट जो है वो बहुत ज़्यादा रह गया है। तो पहले वीक यूनिट्स को आप खत्म करिए, उसके बाद जो साथ के साथ चलता है, जो आपको आता है उसको भी साथ के साथ रिवाइज करिए। नोट्स अपने हैंड रिटन जितना बनाएंगे उतना अच्छा है, बाकी सर के नोट्स होते ही हैं बहुत अच्छे, एक बार पढ़िए 2 बार पढ़िए और फिर उसके बाद अपने हैंड रिटन नोट्स बनाइए। क्रोनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्रोनोलॉजी के क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं और बहुत ज्यादा आ रहे हैं। आप मेरे को परफेक्ट टीचिंग मटेरियल लगते हो कि टीचर है, अच्छे से डांट के बच्चों को पढ़ा के समझा देगी। और सर की क्लास अटेंड करने से पहले प्लीज पिछली क्लास के नोट्स पढ़ के आइए। सर वैसे बहुत प्यारे हैं, लेकिन बहुत डांट पड़ती है, स्पेशली अगर क्रोनोलॉजी गलत करते हो तो बहुत डांट की क्रोनोलॉजी याद नहीं हो रही है तुम्हें, इतने इजी क्वेश्चन होते हैं क्रोनोलॉजी के, फ्री के मार्क्स मिलते हैं इसमें। ये डायलॉग्स है जो मुझे याद है क्लास में। ठीक है, थैंक यू स्मृति, थैंक यू वेरी मच हमें टाइम देने के लिए और मेरी स्ट्रैटेजी समझाने के लिए। एंड जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, जो कि मुझे लगता है कि बिल्कुल बनेंगे, तो आप फिर से हम इंटरव्यू करेंगे। ओके सर, नेक्स्ट अटेम्प्ट में जेआरएफ इंटरव्यू। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।